बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर का नाम है हमारे बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस। बायोटेक्नोलॉजी क्या होती है? बायोटेक्नोलॉजी डील करती है विद टेक्निक्स ऑफ यूजिंग लाइव ऑर्गेनिज्म, या लाइव ऑर्गेनिज्म यूज़ करो या फिर एंजाइम यूज़ करो उस ऑर्गेनिज्म से टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट और द प्रोसेस यूजफुल टू ह्यूमंस। बायोटेक्नोलॉजी में क्या होता है? हम लाइफ का यूज़ करते हैं लाइफ की मदद के लिए, ठीक है ना। यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी डील करती है आपका टेक्निक से, जो कि यूज़ करती है टेक्निक लाइव ऑर्गेनिज्म को या फिर एंजाइम को यूज़ करेगी जो ऑर्गेनिज्म से निकल रहे हैं, किस लिए? प्रोडक्ट बनाने के लिए और प्रोसेस कराने के लिए जो इंसानों के यूज़ में है। यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी EFB, इसकी शॉर्ट फॉर्म में यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने कहा है कि गिवन दी डेफिनेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी दैट इज कंप्राइज द बोथ ट्रेडिशनल, कंप्राइज करती है बोथ ट्रेडिशनल और मॉडर्न मॉलिकुलर बायोटेक्नोलॉजी को, ठीक है। वो यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में डेफिनेशन दी है, वो कंप्राइज करती है किसको? बोथ को, ट्रेडिशनल व्यू को भी रखती है अपने पास और मॉडर्न मॉलिकुलर बायोटेक्नोलॉजी को भी रखती है। डेफिनेशन है इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंसेज एंड ऑर्गेनिज्म सेल अ पार्ट ऑफ देयर मॉलिक्यूल एनालॉग्स फॉर प्रोडक्ट्स एंड सर्विस। ये कह रहे हैं इंटीग्रेशन है सारी की सारी नेचुरल साइंस का, ऑर्गेनिज्म का, सेल का और उनके पार्ट का और मॉलिक्यूलर एनालॉग्स का फॉर द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के लिए। फ्यू एग्जाम्पल दे रहे हैं रिलेटेड टू बायोटेक्नोलॉजी कि बायोटेक्नोलॉजी हम किसका यूज़ करते हैं? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का भी बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ होता है इसमें, सिंथेसिस ऑफ जीन और उसके यूज़ में, करेक्शन ऑफ डिफेक्टेड जीन में यूज़ होता है बायोटेक्नोलॉजी का, डेवलपिंग अ जीन वैक्सीन था, DNA वैक्सीन तब यूज़ होता है इसका। देयर टू कोर टेक्निक्स दैट अनेबल द बर्थ ऑफ मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। ये यहाँ पे दो टेक्निक्स हैं जो कि अनेबल करती हैं बर्थ देती हैं मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी को। पहली है जेनेटिक इंजीनियरिंग, पहली टेक्निक का नाम है जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक है। बाय दिस टेक्निक द जेनेटिक मटेरियल मतलब DNA और RNA इस केमिकली ऑल्टर, इसमें केमिकली ऑल्टर करा जाता है, चेंज लाया जाता है DNA के अंदर या फिर RNA के अंदर, सो डैट ये इंड्यूस कर सकें इनटू होस्ट ऑर्गेनिज्म टू चेंज फिनोटाइप। हाँ भाई इंड्यूस कर सकते हैं, चेंज लाते हैं DNA के अंदर या RNA के अंदर, उसके बाद उसे इंड्यूस कर देते हैं होस्ट ऑर्गेनिज्म में, वो होस्ट ऑर्गेनिज्म में डाल देते हैं, उसकी वजह से ऑर्गेनिज्म में जिसमें डाला है ये जीन उसका फिनोटाइप बदल जाता है। बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग होती है दूसरी वाली। यहाँ पे लिखा देयर आर टू मेन टेक्निक दैट अनेबल द बर्थ ऑफ मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। ये तो जेनेटिक इंजीनियरिंग होंगी, ये तो बता दी। और दूसरी है बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग, मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल को मेंटेन करा जाता है, माइक्रोबियल कंटामिनेशन से फ्री करा जाता है, कोई गंदे गंदे से माइक्रोब ना बन जाएँ, माइक्रोबियल कंटामिनेशन से फ्री करा जाता है, मेंटेन करा जाता है स्टेराइल कंडीशन को। एम्बियंस इन केमिकल इंजीनियरिंग प्रोसेस इट अनेबल द ग्रोथ ऑफ only desired organism, microbe or eukaryote on the large scale for many feature for manufacture of product like antibiotic, वैक्सीन, एंजाइम, ठीक है ना। बायो प्रोसेस में क्या होता है, यूज़ करा जाता है कि प्रोडक्ट बनाने के लिए। इस तरह से एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, वो प्रिजर्व करता है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को, सही बात है। एक पेरेंट है, पेरेंट ने सेक्सुअली एक ऑफस्प्रिंग बना दिया, कोई भी चेंज आया ही नहीं, वेरिएबिलिटी भी नहीं आने की, आइडेंटिकल बनेगा एक सेक्सुअल में। तो एक सेक्सुअल में क्या हुआ, रिप्रोडक्शन था, वो प्रिजर्व कर लिया उन्हें जेनेटिक मटेरियल को। क्यों? क्योंकि जेनेटिक सेक्स हुआ नहीं एक तरह से, पूरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ नहीं, दो पेरेंट का क्रोमोसोम, जो दो पेरेंट का जेनेटिक मटेरियल मिला नहीं, तो चेंजेस तो आने के ही नहीं। वाइल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, उसमें वो परमिट करता है वेरिएशन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन आ जाते हैं, क्यों आ जाते हैं? क्योंकि यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल हो जाता है, ठीक है ना। यहाँ पे बोल रखा है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रिजर्व करता है जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को, वाइल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परमिट कर देता है वेरिएशन। जिस टेक्निक होती है जेनेटिक इंजीनियर की, वो इंक्लूड करती है क्रिएशन, बनाना, रिकॉम्बिनेंट DNA बनाते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग में, क्लोनिंग वेक्टर जीन क्लोनिंग करते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग में, जीन का ट्रांसफ़र करते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग में।
इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मैनी अनडिज़ायरेबल जीन ऑल्सो इंट्रोड्यूस अलॉन्ग विद द डिज़ायरेबल जीन। तब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, डिज़ायरेबल जीन आपने दो प्लांट लिए, डिज़ायर प्लांट लिए, उसमें अच्छा करेक्टर है, इसमें भी अच्छा करेक्टर, मान लीजिए इसमें अच्छी, इसमें ये इसकी हाइट अच्छी प्लांट की और इसकी पत्ते का साइज़ बड़ा है, आपने दोनों को ले लिया। अब आपने इनको कराया तो इसके डिज़ायरेबल करेक्टर थे, इसके डिज़ायरेबल करेक्टर थे, वो तो आ गए। वो होता है इसके अनडिज़ायरेबल करेक्टर, इसके भी अनडिज़ायरेबल करेक्टर भी आ जाएँ तो और बेकार ना हो जाए मामला, ये कह रहे हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, डिज़ायरेबल जीन के साथ अनडिज़ायरेबल जीन भी आ जाते हैं। इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द मैनी अनडिज़ायरेबल जीन आर ऑल्सो इंट्रोड्यूस अलॉन्ग विद द डिज़ायरेबल जीन। दीज कैन नॉट बी रिस्ट्रिक्टेड, इसे हम रोक नहीं सकते फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन से। आप ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन करते हुए आ रहे हैं, दो प्लांट को ब्रीड कराना है, उनकी क्रॉस कराना है, ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन है अच्छा प्लांट बनाने के लिए। इसमें आप क्या नहीं कर सकते, रोक नहीं सकते इस अनडिज़ायरेबल जीन को आने से। पर बायो टेक्निक और जेनेटिक इंजीनियरिंग, अब तो आप जेनेटिक इंजीनियरिंग को करते हैं, ये पॉसिबल हो जाता है टू इंड्यूस वन और सेट ऑफ डिज़ायरल जीन ओनली टू द टारगेट ऑर्गेनिज्म। ये जेनेटिक इंजीनियरिंग ने अनेबल कर दिया है, पॉसिबल कर दिया है कि वो आपको जीन चाहिए अच्छा वाला जीन, वही डाल दो और गंदे वाले जीन आपको आ जाएंगे ही नहीं टारगेट ऑर्गेनिज्म में। ऊपर जीन है, डिज़ायरेबल जीन है, वही डालो टारगेट ऑर्गेनिज्म में। इफ़ अ पीस ऑफ डीएनए और एलियन डीएनए इज इंसर्टेड इनटू द होस्ट, अगर आपने पीस ऑफ डीएनए को इंसर्ट कर दिया होस्ट के अंदर, वो रेप्लिकेट करने का ही नहीं, वो क्यों करेगा रेप्लिकेट। अगर आपने किसी के अंदर क्या डाल दिया, आपने किसी के अंदर डीएनए डाल दिया, पीस ऑफ डीएनए डाल दिया, तो रेप्लिकेट क्यों करेगा, वो नहीं करने का। नॉट रेप्लिकेट अनटिल, जब तक आप उस डीएनए को होस्ट के जीनोम से नहीं जोड़ोगे, होस्ट का जेनेटिक मटेरियल है, तब तक आप उस डीएनए को होस्ट के जेनेटिक मटेरियल से नहीं जोड़ोगे, तब तक वो रेप्लिकेट नहीं करने का। अब आपने सेल के अंदर जेनेटिक मटेरियल डाल दिया और रेप्लिकेट ही नहीं करने का, तब तक आप वो डीएनए है होस्ट का उस वाले डीएनए से जोड़ो, तभी वो रेप्लिकेट करेगा। जैसे ये होस्ट का डीएनए हो गया और यहाँ पे ये डिज़ायरेबल डीएनए हो गया, वो आपको चाहिए। ओरिजिन और रेप्लिकेशन, इट इज़ अ स्पेसिफिक डीएनए ऑन क्रोमोसोम, ये स्पेसिफिक डीएनए होता है क्रोमोसोम के ऊपर जो कि रेस्पॉन्सिबल होता है फॉर इनिशिएटिंग रेप्लिकेशन, ये रेप्लिकेशन को चालू करता है। ओरिजिनल रेप्लिकेशन स्पेसिफिक डीएनए होता है क्रोमोसोम के ऊपर जो कि रेस्पॉन्सिबल होता है इनिशिएटिंग और रेप्लिकेशन के। रेप्लिकेशन चालू कहाँ से होती है, ओरिजिनल रेप्लिकेशन से चालू होती है। एलियन डीएनए इज लिंक्ड विद द ओरिजिनल रेप्लिकेशन एंड इंश्योर इट्स रेप्लिकेशन एंड मल्टीप्लिकेशन। ओरिजिन और वो एलियन डीएनए होता है, एलियन डीएनए कौन सा, वो आपने बनाया है अभी डिज़ायरेबल जीन का, वो बॉडी का नहीं है, इस तरह से बाहर से आ रहा है, उसे एलियन डीएनए कहते हैं। यहाँ पे वो लिंक करा जाता है विद ओरिजिनल रेप्लिकेशन से और इंश्योर करा जाता है वो रेप्लिकेट कर ले और मल्टीप्लाई कर ले। दिस कैन ऑल्सो बी टर्म एज क्लोनिंग एज अ डीएनए मेकिंग अ कॉपी ऑफ इटसेल्फ। इसे आप एक तरह से क्या कह सकते हैं, क्लोनिंग कह सकते हैं, जहाँ पे डीएनए अपनी कॉपी बनाता है। अब कंस्ट्रक्शन ऑफ फर्स्ट आर्टिफिशियल रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल, हम पहले यहाँ पे कंस्ट्रक्शन बता रहे हैं। तो पहला आर्टिफिशियल रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल बनाया गया था, ठीक है ना, पहला आर्टिफिशियल रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल। रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल का मतलब क्या है, ये तो होस्ट का डीएनए हो गया एक तरह से, मतलब एक तरह से वो डीएनए जो उसमें डिज़ायरेबल जीन है वो हम डालने वाले हैं होस्ट के अंदर, उसका नाम है रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ठीक है ना। जो डीएनए आप एक ऑर्गेनिज्म लेके आए हैं उसमें डिज़ायरेबल जीन है, वो होस्ट के डीएनए से जुड़वाने वाले हैं, उसका नाम है रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ये पहली बार बनाया था कोहन ने और बोहर ने इन 1972 में। कोहन और बोहर ने बनाया था 1972 में। स्टेप देखते हैं इसे कैसे कैसे बनाया इन्होंने क्या करा, आइसोलेशन करा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन बाय द कटिंग आउट अ पीस ऑफ डीएनए फ्रॉम प्लाज्मिड। इन्होंने क्या करा, प्लाज्मिड से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन निकाला काट के, ठीक है। प्रोवाइड एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन विद द हेल्प ऑफ रेजिस्टेंट एंजाइम। इन्होंने निकाला कैसे वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन डीएनए प्लाज्मिड से। प्लाज्मिड तो पता है ना आपको, एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए होता है, ठीक है, उसे प्लाज्मिड कहते हैं। इन्होंने प्लाज्मिड में भी जीनोम होते हैं, तो इन्होंने प्लाज्मिड से निकाल लिया क्या, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। इन्होंने आइसोलेट करा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन बाय कटिंग आउट अ पीस ऑफ डीएनए फ्रॉम प्लाज्मिड। प्लाज्मिड से इन्होंने जीन निकाला, क्या वो जीन क्या दे रहा था, रेजिस्टेंट दे रहा था एंटीबायोटिक से।
किसकी मदद से निकाला? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की मदद से निकाला। ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम एक एंजाइम होता है जो आपका डिज़ायरेबल जीन वहाँ होता है वहीं जाके काटता है, उस जीन को तोड़ देता है, अलग कर देता है एक तरह से बाकी जीनोम से, जिसे कहते हैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। ये स्पेसिफिक जगह पे ही काटेगा। अब क्या करा हमने? लिंकिंग कर लिया एंटीबॉडी रेजिस्टेंट जीन को विद द प्लाज्मिड ऑफ डीएनए। अब आपने वो होस्ट का प्लाज्मिड था उससे जोड़ दिया किसको? एंटीबॉडी रेजिस्टेंट जीन को। ठीक है, और प्लाज्मिड कहाँ से लिया आपने? आप मान लीजिए आपने यहाँ पे अपने रेजिस्टेंट जीन निकाल लिया, आपने अपना रेजिस्टेंट जीन आपके पास आ गया, और आपने क्या करा? अब आपने दूसरे ऑर्गेनिज्म से प्लाज्मिड लाए, एक दूसरा ऑर्गेनिज्म है, अब ना उसका नाम ना पता, उससे प्लाज्मिड लिया है बस आप, उस प्लाज्मिड से आपने इसके जीन को जोड़ दिया। ठीक है ना। अब लिंकिंग द एंटीबॉडी रेजिस्टेंट जीन विद द प्लाज्मिड डीएनए, वो आपने ऑब्टेन करा एक नए ऑर्गेनिज्म में, उसका नाम है सल्मोनेला टाइफी, विद द हेल्प ऑफ डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज की मदद से उसके प्लाज्मिड से आपने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को जोड़ दिया। अब वही प्लाज्मिड विद द न्यूली इंट्रोड्यूस्ड एंटीबॉडी रेजिस्टेंट जीन इज कॉल्ड रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब प्लाज्मिड से आपका वो एंटीबॉडी रेजिस्टेंट जीन मिल गया तो उसका नाम पड़ गया अब रिकॉम्बिनेंट डीएनए। यहाँ आता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए का नाम। तो आपको प्लाज्मिड से डीएनए जुड़ गया यहाँ पे डिजायरेबल वाला जीन वाला, उसका नाम पड़ गया रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ये आपने बनाया है ना खुद, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ये दोनों को जोड़ा किसने था? डीएनए लाइगेज की मदद से जुड़ते हैं कौन? प्लाज्मिड और डिजायरेबल जीन। डीएनए लाइगेज एंजाइम है उसकी वजह से जुड़ते हैं। ठीक है ना। दिस प्लाज्मिड विद द न्यूली इंट्रोड्यूस्ड एंटीबॉडी रेजिस्टेंट जीन इज रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ट्रांसफर ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू लाइक होस्ट इकोली। अब आपने रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया, इसे आपने इकोली में डाल दिया, इकोली जैसे होस्ट में डाल दिया, जरूरी नहीं इकोली में डालोगे, इकोली जैसे होस्ट में डाल दिया। और रिकॉम्बिनेंट डीएनए ने यूज़ करा डीएनए पॉलीमरेज ऑफ इट्स न्यू होस्ट। अब न्यू होस्ट कौन था? इकोली का। इस इकोली के अंदर डीएनए पॉलीमरेज तो होंगे, उसका इन्होंने डीएनए पॉलीमरेज यूज़ करो रेप्लिकेट कर लिया टू फॉर्म मल्टीपल कॉपीज। ठीक है। दस द एलियन डीएनए हैविंग एंटीबॉडी रेजिस्टेंट जीन। अब एलियन डीएनए के बाद क्या एंटीबॉडी रेजिस्टेंट जीन था इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए में, वो भी मल्टीप्लाई हो गया, तो क्लोनिंग हो गया यहाँ पे एंटीबॉडी रेजिस्टेंट जीन की इकोली के अंदर। ठीक है ना। ऐसे बनाया था हमने पहला फर्स्ट आर्टिफिशियल रिकॉम्बिनेंट डीएनए। यहाँ पे किसका कौन सा जीन यूज हुआ था? एंटीबॉडी रेजिस्टेंट जीन यूज हुआ था। देयर आर 3 बेसिक स्टेप इन जेनेटिक मॉडिफाइंग ऑर्गेनिज्म। ये अब आपने उसके अंदर ही डाला है रिकॉम्बिनेंट डीएनए, वो कहलाया जाएगा आपका जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। जैसे इकोली के अंदर भी डाल दिया तो इकोली कहलाया जाएगा जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। ये आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए सेगमेंट विद डिजायरेबल जीन। यहाँ पे कह रहे हैं इसके अंदर ये क्या होती है, वो जेनेटिकली मॉडिफाइड हो जाते हैं, उनके अंदर डीएनए की सेगमेंट पाई जाती है विद डिजायरेबल जीन की। ट्रांसफर होता है आइडेंटिफाइड डीएनए इनटू होस्ट। मेंटेनेंस ऑफ द ट्रांसफर डीएनए इन द होस्ट इंश्योरिंग इज इंट्रोडक्शन टू इस प्रोगेनी। अगर आपका ये डिजायरेबल जीन वो आपने मॉडिफाइड जीन में डाला है तो अगर ये सही है, इसकी मेंटेन हुआ है तो इसकी प्रोगेनी में भी आ जाएगा। द टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इंपॉर्टेंट है, तो क्वेश्चन बहुत आते हैं। क्या होते हैं? 3 टूल्स होते हैं टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के। पहला होता है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, दूसरा होता है क्लोनिंग वेक्टर। ठीक है ना, ये भी पता होगा क्लोनिंग वेक्टर क्या होता है, रिकॉम्बिनेंट रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या होते हैं। तीसरा होता है कॉम्पिटेंट होस्ट, जिस होस्ट में आपका जाएगा पहले जो होस्ट रिस्ट्रिक्शन एंजाइम वो है जो कि डिजायरेबल जीन को काट के लाएगा। ठीक है ना, ये हो गया रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। क्लोनिंग वेक्टर हो गया जो डिजायरेबल जीन से लग के डिजायरेबल जीन की कॉपी बनवाएगा, वो कहलाएगा क्लोनिंग वेक्टर। कॉम्पिटेंट होस्ट वहाँ पे डिजायरेबल जीन रहेगा और डिवाइड करेगा। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम इन 1963 इट वॉज फाउंड दैट 2 एंजाइम वर रेस्पॉन्सिबल टू रिस्ट्रिक्ट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियोफेज इन इकोली। ये 1963 एंजाइम की बात चल रही है। पहली बात तो यहाँ पे 1963 में ही देखा गया था कि 2 एंजाइम हैं जो बैक्टीरियोफेज की ग्रोथ को रोक रहे हैं इकोली के अंदर। वो 2 एंजाइम में, पहला एंजाइम था जो कि ऐड कर रहा था मिथाइल ग्रुप टू डीएनए के अंदर। पहला एंजाइम था मिथाइल ग्रुप जोड़ रहा था डीएनए के अंदर, और दूसरा एंजाइम था कट कर रहा था डीएनए को एज स्पेसिफिक साइट, है ना।
दूसरा एंजाइम था वो जो रोक रहा था, दोनों ही रोक रहे हैं ग्रोथ। एक तो कैसे रोक रहा है, मिथाइल ग्रुप को ऐड कर रहा है डीएनए के अंदर, और दूसरा कैसे रोक रहा है, ये कट कर रहा है डीएनए को एट स्पेसिफिक साइट। दिस वॉज लेटर टर्म एज रिक्सिशन एंडोन्यूक्लियस। और बाद में दूसरा वाला एंजाइम था वो कट कर रहा था डीएनए को स्पेसिफिक साइट के, उसका नाम पड़ गया उसका नाम क्या पड़ गया, उसका नाम पड़ गया रिक्सिशन एंडोन्यूक्लियस। न्यूक्लियस का मतलब क्या, न्यूक्लियस मतलब न्यूक्लियस को काटने वाला, न्यूक्लियस एस बढ़ा रहा है मतलब न्यूक्लियस को काटने वाला। आर द एंजाइम दैट कट डीएनए, ये दो टाइप के होते हैं, न्यूक्लियस एंजाइम दो टाइप के होते हैं, डीएनए को काटते हैं। एंडोन्यूक्लियस ही कट करते हैं डीएनए को बिटवीन से, ऐसे डीएनए की सेगमेंट है, इसे यहाँ से काटेंगे, बीच से काट देंगे कहीं ना कहीं से, ठीक है, एंडोन्यूक्लियस। और एक होता है आपका एक्सोन्यूक्लियस, जो किनारों से काटेंगे, डीएनए की सेगमेंट मान लो तो यहीं से काटेंगे किनारों से, ये एक्सोन्यूक्लियस होते हैं, ये एंड से काटते हैं न्यूक्लियोटाइड को। और हमें पता है कि डिस्ट्रीब्यूशन एंजाइम है जो हम जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज़ कर रहे हैं, ये एंडोन्यूक्लियस वाला एंजाइम है। कौन सा वाला एंजाइम है, एंडोन्यूक्लियस वाला एंजाइम है। द फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन एंडोन्यूक्लियस टू बी डिस्कवर, व्हाट, वो पहला एंडोन्यूक्लियस, फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन एंडोन्यूक्लियस खोजा गया था, उसका नाम था हिंड सेकंड। हिंड सेकंड Hint second always cut DNA after recognizing the specific sequence of 6 base pair. Hint second तभी ये रिक्सिस एंजाइम होते हैं तभी काटते हैं, तभी नहीं स्पेसिफिक बेस पेयर का सीक्वेंस दिखता है, उसको ही काटना चाहते हैं, ये तभी काटेंगे, तभी नहीं ऑलवेज कट करेंगे, तभी रिकॉग्नाइज कर लेंगे स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ 6 बेस पेयर। कौन, हिंट सेकंड वाला तो 6 बेस पेयर का सीक्वेंस ढूंढता है तब काटेगा ये, वो सीक्वेंस अभी पता चल जाएगा कैसा दिखता है सीक्वेंस। दिस 6 बेस पेयर का होता है इसका सीक्वेंस हिंट सेकंड का, ये ध्यान रखना। और ये हिंट सेकंड क्या है, पहला डिस्ट्रीब्यूशन एंजाइम है जो कि खोजा गया था, हिंट सेकंड। दी स्पेसिफिक बेस पेयर सीक्वेंस वो टर्म एंड रिकॉग्नाइज सीक्वेंस फॉर हिंट सेकंड, ठीक है ना, वो स्पेसिफिक सीक्वेंस होगा जिसपे हिंट सेकंड काटेगा, तोड़ेगा उसे, कट करेगा, वो कहलाया जाएगा, रिकॉग्नाइज कराया जाएगा सीक्वेंस ऑफ हिंट सेकंड। अब देखिए यहाँ पे डायग्राम में समझाया गया है, द एंजाइम कट बोथ एंड ऑफ द डीएनए स्ट्रैंड एट सेम साइट। देखिए ये वेक्टर दे रखा है, ठीक है ना, अब यहाँ पे फॉरेन डीएनए है ये, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, आपने ऐसा ये दे रखा था एक नॉर्मल में, ठीक है, और यहाँ पे दे रखा है ये दूसरे ऑर्गेनिज्म, आपका इसका जीन काट के इसमें लगाना है। ये एंजाइम कट द बोथ डीएनए स्ट्रैंड, एंजाइम कट कर रहा है बोथ डीएनए स्ट्रैंड, कौन सा है एंजाइम है, रिक्सिशन एंजाइम है। इको आर वन एक रिक्सिशन एंजाइम है, कट कर रहा है डीएनए को बिटवीन द बेस ए से जी तक, ठीक है ना, ए और जी ओनली वैन द सीक्वेंस ए, तब ये कट कर रहा है, इको आर वन दिखाया गया यहाँ पे, इको आर वन तभी कट कर रहा है, तब उसे सीक्वेंस दिख रहा है ए जी जी टी टी सी, ठीक, तब कट कर रहा है यहाँ पे, प्रेजेंट इन द डीएनए, ठीक है। अब यहाँ पे दे रखा है ये वेक्टर का मॉलिक्यूल है, ये वेक्टर का मॉलिक्यूल है, और ये फॉरेन डीएनए है, ठीक है। रिक्सिशन एंजाइम दोनों को काटेगा, रिक्सिशन एंजाइम को दिख गया इसका सीक्वेंस दे रहा, इसका भी सीक्वेंस दे रहा, अभी दोनों काटेगा और ऐसे काटेगा ये दोनों जुड़ जाएँ। जैसे कि इसने काटा यहाँ पे, यहाँ से लिया, ये अलग कर दिया, ये पोर्शन काट दिया इसने, ठीक है, ये अलग कर दिया, और यहाँ पे क्या करा, यहाँ पे इसने ये पोर्शन, ये वाला पोर्शन लिया और ये अलग कर दिया, ये पोर्शन लेके ये काट दिया, ठीक है ना। अब बीच में रिक्सिशन एंजाइम ने ऐसा कर दिया, आधा इधर से हटा दिया, आधा इधर से हटा दिया, अब ये जुड़ जाए, ये स्टिकी एंड हो गए, वहाँ पे ए है, वहाँ पे टी है, वहाँ पे ए है, यहाँ पे भी, वहाँ पे टी है, वहाँ पे टी है, वहाँ पे ए है, वहाँ पे टी है, यहाँ पे ए है। अब इससे जुड़ना चाहेंगे और इसे जोड़ा जाएगा, इसे जोड़वा देंगे हम यहाँ पे, इसे जुड़वा दिया, स्टिकी एंड यहाँ पे भी था, यहाँ पे भी था, इन दोनों को जुड़वा दिया, डीएनए फ्रैगमेंट जॉइन स्टिकी एंड, ठीक है। अब ये दोनों जुड़ के क्या बन गया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गए, वेक्टर का डीएनए और ये फॉरेन डीएनए दोनों जुड़ गए, अब ये बन गया आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ठीक है। कौन सा एंजाइम यूज़ हुआ यहाँ पे, इको आर वन यूज़ हुआ, उसने कौन सा सीक्वेंस देखा, ए जी ए टी टी सी, ये देखा उसने। आज की डेट में टुडे वी नो डैट, हाँ आज की डेट में मोर देन 900 रिक्सिशन एंजाइम हैं हमारे पास, ठीक है ना, मोर देन 900 रिक्सिशन एंजाइम्स हैंगे फ्रॉम ओवर 233 स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया, कहाँ से, फ्रॉम ओवर 230 स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया से, ईच विद द ओन स्पेसिफिक रिकॉग्नाइज
सीक्वेंस, और हर एक के पास 900 के 900 हैं। इनके पास अपना अलग ही स्पेसिफिक रिकॉग्नाइज सीक्वेंस है। जिस कोई डीएनए को देख के वहाँ पे सीक्वेंस मिलेगा तभी वार करेंगे ये। तो हमारे पास 900 से ज़्यादा हैं फ्रॉम ओवर 230 स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया, ईच विद ओन स्पेसिफिक रिकॉग्नाइज सीक्वेंस। अब हम नेम कैसे रखते हैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का, जैसे कि इको R1 की बात करते हैं। इको R1 एक एंजाइम का नाम है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का। वो फर्स्ट लेटर है, जैसे कि ई हो गया इको R1 में, वो आता है जीनस से। और सेकंड लेटर हो गया जैसे इको, ये कम्स होते हैं कहाँ से, स्पीशीज से। और वो आर लिखा है यहाँ पे, आर आ रहा है तुम्हारा नेम ऑफ स्ट्रेन से। और भी एंड में रोमन नंबर दे रखा है इको R1 ये रोमन नंबर है। फॉलोइंग ये इंडिकेट कर रहा है एंजाइम वर आइसोलेट, एंजाइम कब आइसोलेट हुआ, पहले में हुआ, दूसरे में हुआ, तीसरे में हुआ, कौन से नंबर में हुआ। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ईच रिस्ट्रिक्शन एंजाइम रिकॉग्नाइज करता है स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस को। सारे के सारे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होते हैं ये स्पेसिफिक सीक्वेंस को देखते हैं पहले, फिर उसे रिकॉग्नाइज करते हैं, फिर उस पर वार करते हैं। उस सीक्वेंस को कहते हैं पैलिंड्रोनिक सीक्वेंस। वो सीक्वेंस रिस्ट्रिक्शन एंजाइम देख के वार करता है उस पर, उसे कहते हैं पैलिंड्रोनिक सीक्वेंस। उसका दूसरा नाम है पैलिंड्रोनिक सीक्वेंस, पैलिंड्रोनिक डीएनए कह दो। पैलिंड्रोनिक डीएनए सीक्वेंस होते हैं वो रीड करते हैं सेम ऑन द 2 स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, ये सेम रीड होंगे ऑन द 2 स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, और उनकी ओरिएंटेशन सही रखी जाए तो वो पढ़े जा रहे हों। इफ़ द ओरिएंटेशन ऑफ द रीडिंग इज की, मतलब मान लो 5 प्राइम से 3 प्राइम पे सेम पढ़ा जाएगा, ठीक है ना, ये सेम होंगे एक तरह से। ओरिएंटेशन अगर सेम रखोगे तो सेम पढ़े जाएंगे। एग्जाम्पल दे रखा है यहाँ पे, जैसे कि ये 5 प्राइम पे 3 प्राइम क्या ओरिएंटेशन है, AGAATTC। यहाँ पे 5 प्राइम से 3 प्राइम कौन सी ओरिएंटेशन है, GAATTC। बोर्ड स्टैंड रीड सेम, अगर उन्हें पढ़ा जा रहा है 5 प्राइम से 3 प्राइम तक। सेगमेंट विद सम सेगमेंट विद द सेम रीडिंग आर अपोजिट टू ईच अदर। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कट करता है पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को, जैसे मैंने बताया था, जैसे कि ये सीक्वेंस दे रखा है यहाँ पे, ठीक है, ये दे रखा है। तो ये कैसे काटेगा, इसे ये ऐसे काटेगा, एक को नहीं काटने का, बाकी को काट देगा। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कट करता है पैलिंड्रोनिक सीक्वेंस डीएनए सीक्वेंस एज ए लिटिल अवे फ्रॉम सेंटर। ये सेंटर है ना, ये सेंटर है, इससे लिटिल अवे, यहाँ तक छोड़ के, बट बिटवीन द सेम बेस और अपोजिट स्ट्रैंड। और ये लीव कर देगा, ये एक सिंगल स्टैंड का लीव कर देगा बिहाइंड अ सिंगल स्टैंड पोर्शन। ये यहाँ पे छोड़ा नहीं, सिंगल स्टैंड पोर्शन छोड़ दिया बना के, ये सिंगल स्टैंड पोर्शन छोड़ देगा एक बना के। वो बिहेव करेंगे ऐसे स्टिकी एंड, वो बोथ स्टैंड में कैसे बिहेव करेंगे, स्टिकी एंड जैसे, ठीक है ना। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कट करेगा पैलिंड्रोमिक डीएनए सीक्वेंस को लिटिल अवे फ्रॉम सेंटर से थोड़ा सा हट के क्या करेगा, वो करेगा। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कट करेगा पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस डीएनए सीक्वेंस को लिटिल अवे फ्रॉम द सेंटर, बट बिटवीन द सेम बेसिस के बिटवीन में एन अपोजिट स्ट्रैंड, और लीव कर देगा बिहाइंड अ सिंगल स्टैंड पोर्शन दैट बिहेव एज अ स्टिकी एंड एट ऑन बोथ स्टैंड। ये जो स्टिकी एंड है, दीज स्टिकी एंड ऑन द ईच स्टैंड फॉर्म अ हाइड्रोजन बॉन्ड। ये दोनों के स्टिकी एंड है, ये दोनों स्टिकी एंड है, ये ईच स्टैंड पर हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेंगे विद कॉम्प्लीमेंट्री कट काउंटर पार्ट। जैसे एक कटता और एक कटता, ये दोनों मिलके दूसरे से एक पास आएंगे और हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के जैसे बनते हैं। ये कॉम्प्लीमेंट्री है दूसरे के, ये भी कॉम्प्लीमेंट्री है, ये भी कॉम्प्लीमेंट्री है इससे, ठीक है ना, काउंटर पार्ट है, दोनों कॉम्प्लीमेंट्री पास आके अपने ऊपर बॉन्ड बना लेंगे दूसरे के साथ। इस प्रोसेस को कहते हैं फैसिलिटेड बाय डीएनए लाइगेज। ये प्रोसेस आपके जुड़ना, ये बॉन्ड बनाना है कौन करा रहा है, डीएनए लाइगेज कराता है। दो डीएनए को जोड़ता है इस तरह से। When only one type of restriction enzyme being used, the same kind of sticky end can be produced। तब आप एक ही टाइप का रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज़ करेंगे तो वो क्या करेगा, वो एक ही तरह के स्टिकी एंड बनवाएगा, ठीक है। लेटर कैन बी जॉइंड बाय डीएनए लाइगेज, और बाद में वो डीएनए लाइगेज से जुड़ जाएंगे। सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम एंडोन्यूक्लियस होता है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम एंडोन्यूक्लियस
वो कट करता है डीएनए को फ्रैगमेंट्स में। सबसे पहले रिस्ट्रिक्शन एंजाइम एंडोन्यूक्लियस है, वो डीएनए को किस में कट करता है? फ्रैगमेंट्स में काटता है। वही फ्रैगमेंट्स होती हैं छोटी छोटी सी डीएनए की, वो सेपरेट करी जाती है बाय जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक है जिसकी मदद से आप रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ने डीएनए को फ्रैगमेंट बनाई हैं, उसे आप सेपरेट कर सकते हैं। इन विद द नेगेटिव चार्ज डीएनए नेगेटिव चार्ज होता है, सबको पता है। डीएनए नेगेटिव चार्ज फ्रैगमेंट होगी डीएनए की, वो फोर्स करेंगे मूव टूवर्ड द एनोड। एनोड होती है पॉजिटिव चार्ज, उसकी तरफ भागेंगे डीएनए के नेगेटिव चार्ज फ्रैगमेंट अंडर द इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू द मीडियम। एक मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई जाएगी, वो मीडियम होगा एग्रोस जेल का। डीएनए फ्रैगमेंट मूव अकॉर्डिंग टू देयर साइज एंड स्मॉलर फ्रैगमेंट मूव मोर डिस्टेंस। वो छोटा होगा ज़्यादा भाग जाएगा, ज़्यादा दूर तक जाएगा। वो भारी सा होगा, बड़ा होगा, वो देर में चलेगा तो ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाएगा वो। तो आपने क्या करा, पहले आपने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से डीएनए को कटवाया स्मॉल फ्रैगमेंट्स में, और फिर आपने वो फ्रैगमेंट्स थी, आपने उन्हें इलेक्ट्रोजेल फोरेसिस में अलग अलग कर लिया। स्मॉल छोटी अलग, बड़ी अलग, और छोटी होंगी उसमें मेन सीक्वेंस होगा। अब आपने क्या रहा, तीसरा स्टेप करा, विजुअलाइजेशन ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट। डीएनए फ्रैगमेंट आर फर्स्ट स्टेन विद इथीरियम ब्रोमाइड। वो आपने इथीरियम ब्रोमाइड से डीएनए के फ्रैगमेंट थी, उन्हें क्या करा, स्टेन कर दिया इथीरियम ब्रोमाइड से। और आपने फिर ऑब्जर्व करा यूवी रेस के अंदर डीएनए फ्रैगमेंट थे, वो अकर हो रहे थे ऑरेंज, वो ब्राइट ऑरेंज कलर के, ब्राइट ऑरेंज कलर बैंड यहाँ पे कह रहे हैं। तब आपने इलेक्ट्रोजेल फोरेसिस करा ली, तो आपने क्या करा, डीएनए के फ्रैगमेंट्स थे, उन्हें आपने स्टेन करा इथीरियम ब्रोमाइड के अंदर। इथीरियम ब्रोमाइड में आपने उन्हें स्टेन करा, और फिर आपने उसे ऑब्जर्व करा यूवी रेस में, तो आपको दिखा डीएनए फ्रैगमेंट अकर ब्राइट ऑरेंज कलर बैंड की जैसे दिखे। डीएनए फ्रैगमेंट कैसे दिखे? ब्राइट ऑरेंज कलर बैंड की जैसे दिखे। तब आपने उसने स्ट्रेन कराया इथीरियम ब्रोमाइड से और देखा यूवी रेस के अंदर। और उसके बाद आपने चौथा स्टेप करा, इल्यूजन, सेपरेशन ऑफ बैंड ऑफ डीएनए आर कट आउट ऑफ एग्रोस जेल। अब आपने उस दिखने लगे आपको ऑरेंज कलर के, तो आप ऑरेंज कलर बैंड टाइप के, तो आपने उन्हें अलग करा एग्रोस जेल से, आपने उन्हें निकाला कट करके, ठीक है ना, और एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द एग्रोस जेल पीस। इसे कहते हैं इल्यूजन। इल्यूजन क्या कहते हैं? सेपरेशन ऑफ बैंड ऑफ डीएनए आर कट आउट ऑफ द एग्रोस जेल एंड एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द जेल पीस। द ऑब्टेन डीएनए इज जॉइंड विद द क्लोनिंग वेक्टर। अब आपका डीएनए निकल गया था, ऐसे निकाला है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ने डीएनए। ये आपको अब पता चला है कैसे निकाल रहा हो डीएनए। स्पेसिफिक जीन का, डिजायरेबल जीन का, वो ऐसे निकाल रहा था। और स्पेसिफिक डिजायरेबल जीन का आपने डीएनए निकाल लिया है, उसे आप क्लोनिंग वेक्टर से मिलवा देंगे। वो प्लाज्मिड आ रहा था उससे मिलेगा और कंस्ट्रक्ट कर देगा रिकॉम्बिनेंट डीएनए को। एग्रोस जेल इज अ नेचुरल पॉलीमर एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द सीडवीड। एग्रोस जेल के बारे में जनरल स्टेटमेंट दे रखी है, एग्रोस जेल नेचुरल पॉलीमर है जो कि एक्सट्रैक्ट होता है, निकाला जाता है सीवीड से। क्लोनिंग वेक्टर क्या है? प्लाज्मिंग एंड बैक्टीरियोफेज। प्लाज्मिंग और प्लाज्मिड होगा, बैक्टीरियोफेज को हम क्लोनिंग वेक्टर की तरह यूज़ करते हैं। ये रेप्लिकेट करते हैं, ठीक है ना, कैन रेप्लिकेट विद इन अ बैक्टीरियल सेल। ये दोनों के दोनों होते हैं, प्लाज्मिड हो गया, बैक्टीरियोफेज हो गया, ये दोनों रेप्लिकेट करते सकते हैं बैक्टीरियल सेल के अंदर। दिस रेप्लिकेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंट्रोल ऑफ क्रोमोसोम ऑफ डीएनए। ये कह रहे हैं ये रेप्लिकेशन करेंगे प्लाज्मिड और बैक्टीरियल सेल के अंदर, ये जो रेप्लिकेशन होगी ये इंडिपेंडेंट होगी किसके कंट्रोल से? कंट्रोल ऑफ क्रोमोसोमल डीएनए के। द नंबर ऑफ बैक्टीरियोफेज इज वेरी हाई होता है पर सेल में। बैक्टीरियोफेज के नंबर होते हैं वो बहुत ज़्यादा बनते हैं बैक्टीरियल सेल के अंदर, मतलब बहुत तगड़ी क्लोनिंग करता है बैक्टीरियोफेज। एंड देयर कॉपी नंबर ऑफ जीनोम इज ऑल्सो वेरी हाई इन बैक्टीरियल सेल। बैक्टीरियल सेल के अंदर कॉपी नंबर भी हाई होता है, ठीक है ना। द नंबर ऑफ प्लाज्मिड पर बैक्टीरिया इज यूजुअली रेंज फ्रॉम, एक बैक्टीरिया के अंदर कितने प्लाज्मिड रहते हैं? 15 से 100, और कुछ केसों में ये तो 1 से 2 भी हो जाते हैं। आउट इन अ फ्यू केसेस दिस मे बी लो एज 1 to 2। वैसे 15 से 100 रहते हैं प्लाज्मिड बैक्टीरियल सेल में। बैक्टीरियोफेज का नंबर बहुत ज़्यादा होता है बैक्टीरियल सेल में। इफ़
if we able to introduce alien DNA with desirable gene into bacteriophage, अगर हम कर देते हैं बैक्टीरियोफेज में अपना वो जीन डिज़ायरेबल जीन को जोड़ देते हैं या फिर प्लाज्मिड में जोड़ देते हैं, वी कैन मल्टीप्लाई एलियन DNA इन कॉपीज इक्वल टू द बैक्टीरियोफेज और प्लाज्मिड। अ फीचर रिक्वायर्ड फॉर फैसिलिटेट क्लोनिंग इन वेक्टर, क्या क्या होना चाहिए फीचर वेक्टर के अंदर जिससे क्लोनिंग करते हैं। फीचर रिक्वायर्ड टू फैसिलिटेट क्लोनिंग इनटू वेक्टर, ठीक है ना, वेक्टर के अंदर क्या क्या फीचर्स होने चाहिए जिससे क्लोनिंग कर दे। पहली बार वेक्टर के अंदर क्या होनी चाहिए, ओरिजिन और एप्लीकेशन होनी चाहिए, उसे ओरी कहते हैं, ओरिजिन और एप्लीकेशन होनी चाहिए। दूसरा है सिलेक्टेबल मार्कर होना चाहिए। तीसरा है क्लोनिंग साइट होनी चाहिए। चौथा है वेक्टर क्लोनिंग जीन इन प्लांट एंड एनिमल, ठीक है, ये 4 चीज़ें हैं, ये होनी चाहिए। अभी हम पहले पढ़ने वाले हैं ओरिजिन और एप्लीकेशन, इसे ओरी कहते हैं। ये सीक्वेंस होते हैं, स्पेसिफिक सीक्वेंस होते हैं डीएनए के विच हैज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएटिंग रेप्लिकेशन। ये स्पेसिफिक सीक्वेंस होते हैं डीएनए के जिस वो क्या कराते हैं, रेस्पॉन्सिबल होते हैं रेप्लिकेशन को चालू करने के लिए। इफ़ एनी पीस ऑफ डीएनए और एलियन डीएनए विल बी एबल टू रेप्लिकेट इन अ होस्ट, ये तभी एलियन डीएनए होस्ट में रेप्लिकेट कर सकता है। वो बाहर का डीएनए होस्ट से, उसे एलियन डीएनए कहते हैं, वो तभी रेप्लिकेट कर सकता है जब वो जुड़ जाए, इंटीग्रेटेड हो जाए विद सीक्वेंस, जीनोम के सीक्वेंस से। दिस सीक्वेंस ऑल्सो कंट्रोल द नंबर ऑफ प्लाज्मिड। देखो ज़्यादातर क्या होता है, हम प्लाज्मिड से जुड़वा रहे हैं, ये प्लाज्मिड होस्ट का ही होता है, तभी तो रेप्लिकेट कर जाता है। ज़्यादातर होस्ट का ही लेते हैं प्लाज्मिड, उससे डिजायरेबल जीन जुड़ता है, होस्ट का ही प्लाज्मिड ले लेते हैं, उससे जोड़ देते हैं। प्लाज्मिड तो न्यूक्लियस से बाहर होता है ना, न्यूक्लियोइड से बाहर होता है प्लाज्मिड, एक्स्ट्रा होता है, सेल के अंदर घूमता रहता है। These sequence also control the number of copies of desirable gene. If you want many copies of target DNA, then you will should choose the vector of origin support the higher number. तो आपको ऐसा देखना चाहिए वो वेक्टर ओरिजिन है, वो हाई नंबर बनवा दे। कॉपीज। अब यहाँ पे आता है सिलेक्टेबल मार्कर। सिलेक्टेबल मार्कर क्या होता है? सिलेक्टेबल मार्कर होता है, मान लीजिए आपको किसी ने कहा कि टेबल पे पेन रखा है, पेन उठा के ले आए। अब आप वहाँ पे गए, वहाँ पे दिखा आपको ब्लू पेन, ब्लैक पेन, रेड पेन, तीनों पेन दे रखे हैं। तो आप जिस उसे कलर बताना चाहिए, तो वहाँ पे सिलेक्टेबल मार्कर कलर बना पेन का। आप ऐसा कलर बताओ, आपने कहा पेन उठा के ले आओ, आप कहेंगे कि कौन सा पेन, आपने उसे सिलेक्टेबल मार्कर पूछा है, उन्होंने कहा ब्लू पेन, तो आपने कहा ब्लू पेन है सिलेक्टेबल मार्कर, ब्लू कलर बना है सिलेक्टेबल मार्कर। यहाँ पे जो ब्लू कलर दोनों पेन से उसे अलग बना रहा है, तो ये इसे कहते हैं सिलेक्टेबल मार्कर। ये होना चाहिए वेक्टर के अंदर। वेक्टर रिक्वायर्ड करता है सिलेक्टेबल मार्कर इन एडिशन टू ओरिजिन। सिलेक्टेबल मार्कर इंश्योर करता है कि सिलेक्टिव ग्रोथ कराई जाए बट ट्रांसफॉर्मेंट्स की, वो जो बदल गए हैं, वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए में बदल गए हैं, उनकी ही सिलेक्टिव ग्रोथ कराई जाए, और बाकी वो नहीं बदले, वो अलग ही पता चल जाए हमें वो नहीं बदले हैं, तो हम उनकी ग्रोथ नहीं कराएंगे। तो इंश्योर करता है सिलेक्टेबल मार्कर की ट्रांसफॉर्मेंट की ही ग्रोथ कराई जाए, ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं। आइडेंटिफिकेशन बताते हैं कौन ट्रांसफ़र हुआ है कौन नहीं हुआ सिलेक्टेबल मार्कर की मदद से, और इसकी वजह से हम इलिमिनेशन कर देते हैं, हटा देते हैं नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स को, वो ट्रांसफर नहीं हुए उन्हें हम हटा देते हैं सिलेक्टेबल मार्कर की मदद से। सिलेक्टेबल ट्रांसफॉर्मेशन, इट इज़ अ प्रोसीजर बाय विच अ पीस ऑफ डीएनए इंट्रोड्यूस इनटू द होस्ट बैक्टीरियम। ट्रांसफॉर्मेशन इज द प्रोसीजर बाय विच अ पीस ऑफ डीएनए जो इंड्यूस होता है किसके अंदर, होस्ट के अंदर, बैक्टीरियम में। ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, प्रोसीजर है जिसके अंदर पीस ऑफ डीएनए होता है, वो इंट्रोड्यूस होता है होस्ट बैक्टीरियम में। एग्जाम्पल दे रखा है यहाँ पे सिलेक्टेबल मार्कर का। एग्जाम्पल ऑफ सिलेक्टेबल मार्कर का क्या है, जीन है जो कि प्रोवाइड करा रहा है, कन्फर कर रहा है, प्रदान करा रहा है रेजिस्टेंस अगेन क्लोरोरम फिनिकॉल, एम्पिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, कननसीन आर यूजफुल सिलेक्टेबल मार्कर फॉर इकोली। ये क्या है, यूजफुल सिलेक्टेबल मार्कर है फॉर इकोली। ये 4 दे रखे हैं यहाँ पे कुछ 4 दे रखे हैं, क्लोरमफिनिकॉल, एम्पिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, कननसीन, यूजफुल सिलेक्टेबल मार्कर फॉर इकोली। नॉर्मल इकोली do not contain any resistant gene occur above the mentioned antibiotic। वो नॉर्मल
क्या होता है, नॉर्मल कोली होता है। उसके बाद इन चारों में से कोई सी भी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन नहीं पाई जाती, पर हमने यहाँ पे कोली को मॉडिफाइड करके दिखाया है। नॉर्मली कोली डोंट हैव एनी रेजिस्टेंस अगेंस्ट द अबव मेंशन्ड एंटीबायोटिक। क्लोनिंग साइट, vector should have few, preferably one cloning recognized site for the commonly used restriction enzyme। कह रहे वेक्टर के पास होती तो ज़्यादा भी हो सकती हैं, पर प्रीफर करते हैं एक ही क्लोनिंग साइट हो। वेक्टर शुड हैव रिकॉग्नाइज साइट होती है वेक्टर की, वहाँ पे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम काटता है वो एक ही हो तो अच्छा है। Presence of more than one recognized site will complicate the procedure of gene cloning by creating many fragments। अगर एक से ज़्यादा रिकॉग्नाइज साइट होंगी जहाँ पे रिस्ट्रिक्शन काटेगा तो क्या होगा, यहाँ पे बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन हो जाएंगी। ठीक है, बहुत सारी फ्रैगमेंट बन के सामने आ जाएंगी। एलियन DNA इज लाइगेटेड टू रिस्ट्रिक्शन एंजाइम रिस्ट्रिक्शन साइट प्रेजेंट इन वन ऑफ टू एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। ये कह रहे हो एलियन DNA है, उसे हम जोड़ देंगे जहाँ पर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की साइट थी उधर, वहाँ पर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ने काटा है उधर जोड़ देंगे, एंड इन वन एंड फ्यू एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन होगी। अब देखिए यहाँ दे रखा है, जैसे ये फॉरेन DNA है, वही वेक्टर का प्लाज्मिड है जहाँ से आप वो वेक्टर लाए हैं। फॉरेन DNA की फ्रैगमेंट बनवाई हमने, और यहाँ पे हमने यहाँ पे भी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम में काम करा, काटा, यहाँ पे भी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ने काम करा, इसे काटा, इस छोटे गड्ढा बनाया रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ने, यहाँ पे नहीं टुकड़ों में काट दिया। अब इन हमने लाइगेज करा, जॉइंट ऑफ फॉरेन DNA प्लाज्मिड ने जोड़ दिया, रिकॉम्बिनेंट DNA मॉलिक्यूल बन के आ गया सामने। तो इसे ट्रांसफॉर्मेशन कराया इसकी, ठीक है ना, इसमें डाल दिया, ट्रांसफॉर्म हो गया, इकोली होस्ट में डाल दिया, उसके बाद क्लोनिंग कराई। ठीक है, अब हम यहाँ पे कह रहे हैं सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट DNA कैन बी डन बाय इनएक्टिवेशन ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। ये कह रहे हैं सिलेक्शन करेंगे अब हम रिकॉम्बिनेंट DNA का बाय इनएक्टिवेशन ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन से। एग्जाम्पल दे रखा है, यहाँ पे वेक्टर दे रखा है PBR322। PBR322 एक प्लाज्मिड का नाम है। इसके बाद दो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन पाई जाती हैं, एक होती है एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन और एक होती है टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन। इन फॉरेन DNA इज लाइगेटेड एट BAM-H1। फॉरेन DNA है, उसे हमने लगा दिया एक साइट पे, उस साइट का नाम है BAM-H1 साइट। वो साइट एक साइट है किसके अंदर, वेक्टर PBR322 में एक साइट है, जगह का नाम है BAM-H1, वहाँ पे हमने फॉरेन DNA ला के लगा दिया। ठीक है, और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन। ठीक है, यहाँ आएगा BAM-H1, इन फॉरेन DNA लाइगेटेड एट BAM-H1 साइट और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन। वहाँ पे क्या है, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन है BAM-H1 साइट पे। देन रेजिस्टेंस अगेन अ टेट्रासाइक्लिन विल बी लॉस्ट बाय रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड। तब वो अब आपका रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड बन के आया, में नया जीन जुड़ा हुआ है, नया DNA जुड़ा हुआ है थोड़ा सा, उस वहाँ पे टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन है ही नहीं, तो BAM-H1 साइड में लगा, BAM-H1 साइड पे पहले टेट्रासाइक्लिन जीन हटाया होगा, फिर लगाया होगा वो नया, तो इसके पास लॉस्ट हो गई, चली गई रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड के अंदर टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन से खिलाफ रेजिस्टेंस की पावर। तो सच रिकॉम्बिनेंट कैन बी सिलेक्टिव। अभी तो सिलेक्ट कैसे करोगे, जो अब आपको पता कैसे चलेगा कौन ट्रांसफर हो चुका कौन नहीं हुआ, आप देखोगे इसे टेट्रासाइक्लिन में ग्रो कराओगे, जो मर गए उनके पास टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन थी, वो ट्रांसफॉर्म हो चुके थे, और नहीं मरे वो ट्रांसफॉर्म हुए नहीं, तो उनके पास टेट्रासाइक्लिन जीन रेजिस्टेंट जीन थी। Such recombinant can be separated out from the non-recombinant by the growing in tetracycline containing medium. The non-recombinant grow in a medium with the both type of antibiotic resistant recombinant can grow in ampicillin containing only। ये कह रहे हैं एक आउट वो नॉन रिकॉम्बिनेंट है, वो बदले ही नहीं, वो तो एम्पिसिलिन में भी ग्रो हो जाएंगे, उनके पास एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन भी है और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन भी है, और मान दो यहाँ पे दूसरी तरफ हैं आप पे ट्रांसफॉर्मेंट, वो ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं, उनमें ये लग चुका है, ये ज़्यादा जीन जा चुका है, नया DNA लग चुका है, उनमें क्या होगा, उन पर टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन तो है नहीं, एम्पिसिलिन है, तो ये कह रहे हैं नॉन रिकॉम्बिनेंट DNA ग्रो कर सकता है बोथ पे, वो बदला नहीं, वो टेट्रासाइक्लिन में भी ग्रो कर जाएगा, एम्पिसिलिन में भी ग्रो कर जाएगा, बट रिकॉम्बिनेंट है वो बदल चुका है, वो बस ग्रो कर पाएगा एम्पिसिलिन कंटेनिंग मीडियम में बस। दिस इज cumbersome
process at it involved simultaneously plating of two plates within different antibiotic resistant gene। एक तो ये हो गया, यहाँ पे आपको पता चल गया कि वो उसमें जीन हट चुका है टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस का, वो टेट्रासाइक्लिन में ग्रो नहीं कर पाएगा, और उसमें नहीं हटा वो ग्रो कर जाएगा। अब यहाँ पे दूसरा मैटर आता है इंसर्शनल एक्टिवेशन। इंसर्शनल एक्टिवेशन इन दिस प्रोसेस क्रोमोजेनिक सब्सटेंस का यूज़ करते हैं हम, आर बीन यूज एज अल्टरनेटिव सिलेक्टेबल मार्कर। यहाँ पे हम सिलेक्टेबल मार्कर किसको बना रहे हैं? क्रोमोजेनिक सब्सटेंस को बना रहे हैं। वो अल्टरनेटिव सिलेक्टेबल मार्कर बता रहा है क्रोमोजेनिक सब्सटेंस। रिकॉम्बिनेंट एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट आर गिव डिफरेंट कलर इन प्रेजेंट ऑफ क्रोमोजेनिक सब्सटेंस। वो रिकॉम्बिनेंट होता है और नॉन रिकॉम्बिनेंट होता है, वो डिफरेंट कलर देते हैं किसके अंदर? क्रोमोजेनिक सब्सटेंस के प्रेजेंट में। एग्जाम्पल दे रखा है यहाँ पे, रिकॉम्बिनेंट डीएनए वॉज इंसर्टेड इनटू कोडिंग सीक्वेंस ऑफ बीटा ग्लैक्टोसाइडेज। हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए लगवा दिया कहाँ पे? बीटा ग्लैक्टोसाइडेज की सीक्वेंस में, मतलब वहाँ पे बीटा ग्लैक्टोसाइडेज की सीक्वेंस थी, उसे हटा के आपने क्या लगवा दिया? रिकॉम्बिनेंट डीएनए लगवा दिया, जहाँ पे कोडिंग सीक्वेंस है बीटा ग्लैक्टोसाइडेज से। तो ये कह रहा है एंजाइम के। अभी कह रहा है इन प्रेजेंट ऑफ क्रोमोजेनिक सब्सटेंस, वो नॉन रिकॉम्बिनेंट है जो बदले ही नहीं, वहाँ पे बीटा ग्लैक्टोसाइडेज की सीक्वेंस में रिकॉम्बिनेंट डीएनए लगा ही नहीं, जो वो नॉन रिकॉम्बिनेंट हैं वो ब्लू कलर दे देंगे क्रोमोजेनिक सब्सटेंस की प्रेजेंस में। और रिकॉम्बिनेंट वो बदल चुके हैं, वो कोई भी कलर नहीं देंगे, वो नो कलर देंगे क्रोमोजेनिक सब्सटेंस की प्रेजेंस में। वेक्टर फॉर क्लोनिंग जीन इन प्लांट एंड एनिमल। द वेरियस पैथोजन, बहुत सारे पैथोजन हैं जो डिलीवर करते हैं जीन को, जीन इन देयर यूकैरियोट होस्ट। बहुत सारे पैथोजन ऐसे हैं कि वो जीन को ट्रांसफ़र कर देंगे किसके अंदर? यूकैरियोट के अंदर। वी कैन ट्रांसफ़र दीज पैथोजन इनटू यूजफुल वेक्टर। हम इन पैथोजन मतलब वो नुकसान पहुँचाते हैं इंसानों को, और उन्हें पैथोजन से यूजफुल वेक्टर में बदल देते हैं, स्पेसिफाई करके, उन्हें मॉडिफाई करके। एग्जाम्पल दे रखा है यहाँ पे, ट्यूमर इंडिकेटिंग TI, ट्यूमर इंडिकेटिंग प्लाज्मिड ऑफ एग्रोबैक्टीरियम टूमीफेशियम। एक प्लाज्मिड है, ट्यूमर इंडिकेटिव प्लाज्मिड है एग्रोबैक्टीरियम टूमीफेशियम का। ये प्लाज्मिड है एग्रोबैक्टीरियम टूमीफेशियम, ये पैथोजेनिक है किसके लिए? डायकोट प्लांट के लिए। ट्यूमर इंडिकेटेड एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमर इंडिकेटेड पैथोजेनिक, ये क्या है? पैथोजेनिक है टू डायकोट प्लांट के लिए। ये ट्रांसफ़र कर सकता है पीस ऑफ डीएनए, उसे कहते हैं TDNA। ये ट्रांसफ़र करता है पीस ऑफ डीएनए, उसे कहते हैं TDNA, विच कैन कन्वर्ट अ नॉर्मल प्लांट इनटू ट्यूमर। वो ट्यूमर कैंसर कर देगा, मतलब सेल के अंदर क्या ट्रांसफ़र करके? TDNA ट्रांसफ़र करके हम ट्यूमर सेल को डायरेक्टली सिंथेसाइज करते हैं ऑफ द केमिकल रिक्वायर्ड बाय द बैक्टीरिया। ठीक है, ट्यूमर इंडिकेटिंग प्लाज्मिड हो गया ये ट्यूमर है। ये ट्यूमर क्या करता है प्लांट के अंदर? ये ट्यूमर डायरेक्ट सिंथेसिस करता है केमिकल की, जो रिक्वायर्ड होता है बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए, किसके अंदर? प्लांट के अंदर। अब यहाँ पे बात है ट्यूमर इंडिकेटिव प्लाज्मिड है और एग्रोबैक्टीरियम टूमीफेशियम का, उसे हमने मॉडिफाई कर दिया, नाउ मॉडिफाइड इनटू क्लोनिंग वेक्टर। क्लोनिंग वेक्टर में हमने इसे मॉडिफाई कर दिया है। उसके बाद नो मोर पैथोजेनिक टू प्लांट, ये पैथोजेनिक नहीं रहा प्लांट के लिए। बाय स्किल कैन डिलीवर द टारगेट जीन इनटू वेरियस प्लांट। रेट्रोवायरस होते हैं वो जो जीन ट्रांसफर करते हैं एनिमल सेल में। एनिमल सेल में काम होता है, रेट्रोवायरस ट्रांसफॉर्म करते हैं नॉर्मल सेल को कैंसर सेल के अंदर। अब रेट्रोवायरस को हमने डिसआर्म बना दिया, वो हार्म नहीं पहुँचाएंगे एनिमल्स को, और सक्सेसफुली यूज़ करते हैं हम इन्हें डिलीवर टू टारगेट जीन इनटू वेरियस एनिमल सेल्स। कॉम्पैटेंट होस्ट क्या होता है? कॉम्पैटेंट होस्ट होता है डीएनए क्या होता है? हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल है, वाटर लविंग मॉलिक्यूल है, जो कांट पास थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से पास नहीं हो सकता। तो द प्रोसेस ऑफ मेकिंग बैक्टीरियल सेल कॉम्पिटेंट सो डैट दे कैन टेक अ प्लाज्मिक डीएनए। हम क्या करते हैं, वो बैक्टीरियल सेल है, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो डीएनए तो जा नहीं करी ऐसे डायरेक्ट, तो हम बैक्टीरियल सेल को कॉम्पिटेंट बनाते हैं जिससे प्लाज्मिक डीएनए ले ले वो। उसका स्टेप 1 दे रखा है यहाँ पर, कैसे बनाओगे? पहले तरीके से हम बनाते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं बैक्टीरियल सेल का विद स्पेसिफिक कंसनट्रेशन ऑफ डाइवैलेंट कटायन लाइक कैल्शियम। हम बैक्टीरियल सेल को स्पेसिफिक कंसनट्रेशन में रखते हैं और डाइवैलेंट कटायन जैसे कि कैल्शियम में। ये इंक्रीज़ कर देता है चांस ऑफ एफिशिएंसी। क्या करते हैं? इंक्रीज़ करते हैं चांस ऑफ एफिशिएंसी
ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए एंटर कर जाएगा बैक्टीरियल सेल वॉल में थ्रू पोर्स। ये गड्ढे बन जाएंगे बैक्टीरियल सेल वॉल में, पोर्स आ जाएंगे, जिसकी वजह से आपका ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए बैक्टीरियल सेल में घुस जाएगा। स्टेप 2 इंक्यूबेशन ऑफ बैक्टीरियल सेल विद रिकॉम्बिनेंट डीएनए ऑन आइस। हम बैक्टीरियल सेल को बहुत देर तक आइस पर रखेंगे और डीएनए को भी रखेंगे, साथ में रिकॉम्बिनेंट डीएनए को भी रखेंगे, इंक्यूबेशन करेंगे और बैक्टीरियल सेल विद रिकॉम्बिनेंट डीएनए ऑन आइस। देयर आफ्टर दीज वर प्लेस ब्रीफली और 42 डिग्री सेल्सियस पर रख देंगे, नोन एज हीट शॉक, आफ्टर वी अगेन ट्रांसफर इनटू आइस। ये कह रहे हैं आपने पहले आइस पर रखा बैक्टीरियल सेल को और इसको रिकॉम्बिनेंट डीएनए को, उसके बाद आपने इसे एकदम 42 डिग्री टेम्परेचर पे लाके रख दिया। फिर रखने के बाद आपने फिर एकदम इस आइस पे जाके रख दिया, तो आपने 42 टेम्परेचर पे लाके रखा था, उसका नाम था हीट शॉक। आपने गर्मी का झटका दिया इसे, आफ्टर विच आपने दोबारा इसे आइस पर रख दिया। तो ये प्रोसेस अनेबल कर देगा बैक्टीरियल सेल को कि वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए को अंदर ले ले। अदर मेथड फॉर इंसर्शनल रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू द होस्ट सेल। कुछ और मेथड हैं जिसकी वजह से आप रिकॉम्बिनेंट डीएनए को होस्ट सेल में डाल सकते हैं, जैसे कि माइक्रो इंजेक्शन। ये डायरेक्ट इंजेक्शन होता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए का इनटू न्यूक्लियस ऑफ एनिमल सेल के अंदर, ठीक है। बायोलिस्टिक और जीन गन क्या होती है, हाई वेलोसिटी का पार्टिकल होता है गोल्ड का और टंगस्टन का, ये क्यों लिया क्योंकि ये नॉन रिएक्टिव मेटल है इसलिए नहीं लेते हैं। कोटेड विद अ रिकॉम्बिनेंट डीएनए, हमने पार्टिकल लिए गोल्ड के टंगस्टन के, उन्हें हमने क्या करा उनमें कोट कर दिया रिकॉम्बिनेंट डीएनए, उन्हें बम्बार्ड करा दिया बहुत। बायोलिस्टिक गन और जीन गन, इसमें क्या होता है हाई वेलोसिटी के पार्टिकल होते हैं गोल्ड के टंगस्टन के। इन्हें क्यों लिया क्योंकि ये रिएक्ट नहीं करते किसी भी अलग चीज़ से, केमिकल से। इन्हें कोड करा भी रिकॉम्बिनेंट डीएनए से, इन्हें कोड करवा दिया, इनके ऊपर ऐसे पार्टिकल इस पर रिकॉम्बिनेंट डीएनए चढ़वा दिया, ठीक है। और बम्बार्डेड मतलब बहुत हाई स्पीड के पार्टिकल थे, बहुत हाई वेलोसिटी पे इन्हें प्लांट सेल पे फेंका गया, बम्बार्ड करा गया और फिर उसने उसे अंदर ले लिया। डिसार्म पैथोजन वेक्टर, हम पैथोजन वेक्टर्स होते हैं उन्हें डिसार्म करके यूज़ कर लेते हैं। अब यहाँ पे अब मेन ये आ रहा है कि ये है मेन, ये चैप्टर का एक तरह से ओवरव्यू है। द प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी, हम सबसे पहले करते हैं आइसोलेशन करते हैं जेनेटिक मटेरियल का, सबसे पहले जेनेटिक मटेरियल बाहर निकालते हैं, कटिंग करते हैं डीएनए को स्पेसिफिक लोकेशन पे, उसके बाद उसकी कराते हैं एम्प्लीफिकेशन जो ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट यूजिंग पीसीआर। एम्प्लीफिकेशन चलाते हैं मतलब कॉपीज़ बनवाते हैं बहुत सारी जीन की, उस पर हमें इंटरेस्ट है जीन में, यूजिंग पीसीआर। इंसर्शनल ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू होस्ट सेल, हम फिर क्या करते हैं इंसर्शन कराते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए का होस्ट सेल के अंदर, उसको हम ऑब्टेन करते हैं फॉरेन जीन प्रोडक्ट को, फिर डाउन प्रोसेसिंग करा देते हैं। ये पूरा चलता है मामला। अब हम आगे एक एक करके हम पढ़ने वाले हैं। आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल में क्या होता है, फर्स्ट स्टेप होता है इसमें लाइसिस कराई जाती है सेल की, लाइसिस मतलब सेल को तोड़ा जाता है, फ्रॉम विच उस सेल को तोड़ने के बाद डीएनए को हम लेते हैं, उठाते हैं। जिस पर्पस हम यहाँ पे बहुत सारे वेरियस एंजाइम का यूज़ करते हैं, जैसे कि अगर हम बैक्टीरियल सेल को तोड़ना है तो हम लाइसोजाइम का यूज़ करेंगे, अब प्लांट सेल को तोड़ना है तो सेलुलेस का यूज़ करेंगे, काइटिनेस का यूज़ करेंगे फंगाई सेल में, क्यों फंगाई की सेल वॉल काइटिन की बनी हुई होती है, प्लांट की सेल वॉल की बनी हुई होती है। लाइसोजाइम यूज़ होता है बैक्टीरियल सेल के अंदर, बैक्टीरियल सेल को तोड़ने के लिए। डीएनए रिलीज हो जाएगा अलॉन्ग विद द अदर मैक्रोमोलिक्यूल लाइक आरएनए भी निकलेगा साथ साथ, तब डीएनए के साथ प्रोटीन भी निकलेंगे, पॉलीसेकेराइड भी निकलेंगे, लिपिड भी निकलेंगे। यहाँ पे क्या हुआ, डीएनए रिलीज हो गया है अलॉन्ग विद देयर मैक्रोमोलिक्यूल, आरएनए, प्रोटीन, पॉलीसेकेराइड, लिपिड, इनके साथ। तो डीएनए को हम सेपरेट करेंगे बाय रिमूविंग ऑफ अदर मॉलिक्यूल, अदर केमिकल्स हो गए, सारे सब्सटेंस हो गए, इन्हें हम हटाएंगे डीएनए से फ्रॉम इट बाय ट्रीटिंग विद दैम स्पेसिफिक एंजाइम। हम पहले सारी चीज़ों के स्पेसिफिक एंजाइम डाल के हटाएंगे, जैसे कि राइबोन्यूक्लियस डालेंगे आरएनए को हटाने के लिए, राइबोन्यूक्लियस डालेंगे आरएनए को हटाने के लिए, प्रोटीन डालेंगे प्रोटीन को हटाने के लिए, और फिर चिल इथेनॉल डालेंगे। उससे क्या होगा, चिल इथेनॉल डालने से क्या होगा, इज एडेड टू प्रेसिपिटेट द डीएनए मॉलिक्यूल, डीएनए मॉलिक्यूल को प्रेसिपिटेट कर देगा, थ्रेड इन सस्पेंशन। एडेड टू चिल इथेनॉल एडेड टू प्रेसिपिटेट डीएनए थ्रेड लाइक इन सस्पेंशन।
डीएनए ऑब्टेन हो जाएगा फिर प्योर फॉर्म में डीएनए मिल जाएगा। फिर कटिंग ऑफ डीएनए एट ए स्पेसिफिक लोकेशन, हम डीएनए को काटेंगे स्पेसिफिक लोकेशन पे। ट्रीटिंग विद प्योरीफाइड डीएनए विद रिसिस्टेंट एंजाइम से फॉर डाइजेशन, ठीक है ना, रिसिस्टेंट एंजाइम से हम डीएनए को काटेंगे। द प्रोग्रेशन ऑफ डाइजेशन इज एनालाइज्ड बाय एग्रोजेल इलेक्ट्रोफोरेशन, ठीक है ना। डाइजेशन को कौन देखेगा, फिर हम एनालाइज कैसे करेंगे, एग्रोजेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से देख लेंगे हम। में नेगेटिव चार्ज डीएनए होगा प्रोग्रेसिवली एनोड की तरफ भागेगा। वेक्टर डीएनए इज ऑल्सो ट्रीटेड विद रिसिस्टेंट एंजाइम, हमने अभी अपनी डिजायरेबल जीन निकाल लिया, वेक्टर का भी डीएनए होगा उसे भी हम रिसिस्टेंट एंजाइम से ट्रीट कराएंगे। डीएनए फ्रेगमेंट विद रेसिस्टेंट एंजाइम, तो एक ही जगह तब हम दोनों का डीएनए एक ही रेसिस्टेंट एंजाइम को ट्रीट कराएंगे, तभी तो क्या बनेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री मामला आएगा ना, वरना नहीं आने कॉम्प्लीमेंट्री। डीएनए फ्रेगमेंट विद द जीन ऑफ इंटरेस्ट एंड वेक्टर डीएनए, हम इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे टुगेदर विद द एक्शन ऑफ डीएनए लाइगेज की मदद से और फॉर्म कर देंगे अ रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट यूजिंग पीसीआर। अब यहाँ पे एम्प्लीफिकेशन करेंगे ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट की यूजिंग पीसीआर। पीसीआर की फुल फॉर्म क्या है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पीसीआर की फुल फॉर्म है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। बाय यूजिंग दिस रिएक्शन मैनी कॉपीज ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट बीन फॉर्म इन इनविट्रो। इनविट्रो मतलब लैब, हम लैब में बहुत सारी जीन ऑफ इंटरेस्ट की कॉपी बना लेते हैं पीसीआर की मदद से, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन की मदद से। ईच साइकिल ऑफ पीसीआर इज हैविंग 3 स्टेप, हर एक साइकिल होती है पीसीआर की, उसके बाद 3 स्टेप होते हैं। डीनेचुरेशन ऑफ डीएनए का डीनेचुरेशन करते हैं हम। सबसे पहले डीएनए के बीच के बॉन्ड होते हैं ऐसे, ये बॉन्ड होते बने हुए, हम ये तोड़ते हैं बॉन्ड, इसे कहते हैं डीनेचुरेशन करना। ये हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं बेसिस के बीच में, इन्हें तोड़ा जाता है, इसे कहते हैं डीनेचुरेशन डीएनए। सेपरेशन ऑफ डीएनए स्टेम बाय एक्सपोजिंग देम टू हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर में हम डीएनए को रखते हैं, उसकी वजह से हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाते हैं डीएनए के दो स्ट्रैंड के बीच में जो होते हैं। हाई टेम्परेचर इंड्यूस करता है डीनेचर। फिर हम करते हैं प्राइमर एलिनिन। इसके बाद हम करते हैं प्राइमर एलिनिन, एडिशन करते हैं प्राइमर एक क्या करते हैं, एडिशन करते हैं प्राइमर का टू सेपरेट डीएनए स्ट्रैंड को सेपरेट करने के लिए। प्राइमर क्या होता है, एक स्मॉल केमिकल होता है, सिंथेसाइज करा जाता है, वो एक ऑलिगोसैकेराइड है, मतलब 10 न्यूक्लियोटाइड तक होंगे इसके पास, दैट आर कॉम्प्लीमेंट्री टू डीएनए, और कॉम्प्लीमेंट्री होता है डीएनए से। इसकी फोटो दिखा दूँ मैं आपको, जैसे कि यहाँ दे रखा है, ये दे रखा है आपको एलिनिन। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे डीएनए का स्टैंड था, ये डीएनए का स्टैंड था, उसे आपने हीट कराया सबसे पहले, हीट कराने के बाद दोनों अलग हो गए, फिर आपने यहाँ पे ऐड करा, इसे कहते हैं प्राइमर है, ये प्राइमर होता है, कॉम्प्लीमेंट्री होता है, ये वाली साइड से ये प्राइमर है, ये पहला स्टेप डीनेचुरेशन, फिर दूसरा एलिनिन। यहाँ पे आपने एक प्राइमर इधर ऐड करा, एक प्राइमर इधर ऐड करा, ठीक है ना। प्राइमर कैसे चलता है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम चलता है, इधर भी ठीक है। यहाँ पे आपने प्राइमर ऐड करा, प्राइमर एक छोटा सा ही पूरी चैन बना देगा ऐसे लंबी सी, ये भाई ऐसे इसने बना दी, पूरा अलग बना देगा, ठीक है। यहाँ पे आपने पॉलीमरेज ऐड करा है, उसका नाम है पॉलीमरेज, वो टैग पॉलीमरेज है, और डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ऐड करें यहाँ पे, और टैग पॉलीमरेज ऐड करा है। उसके बाद तीसरा प्रोसेस है, तीसरा स्टेप है, उसका नाम है एक्सटेंशन होती है, ठीक है। यहाँ दे रखा, अगर आपने 30 साइकिल करा दी है, 30, यहाँ पे आपको दोनों अलग अलग डीएनए बन के आ गए, एक से आपने 2 डीएनए ऐसे स्टैंड बना लिए, ये एम्पिसिलिन हो गया। यहाँ पे अगर आपने 30 बार एम्पिसिलिन करा दी तो आपको 1 बिलियन कॉपीज मिल जाएंगी, ठीक है। अब हम थ्योरी पढ़ते हैं इसकी, ठीक है। प्राइमरी एलिनिन एडिशन कराते हैं प्राइमर का टू सेपरेट द डीएनए स्टैंड। प्राइमर एक स्मॉल केमिकली सिंथेसाइज ओलिगो न्यूक्लियोटाइड होता है, वो कॉम्प्लीमेंट्री होता है डीएनए के। फिर हम तीसरा कराते हैं एक्सटेंशन, दिस स्टेप इज मेडिएटेड बाय डीएनए पॉलीमरेज। एक्सटेंशन वो स्टेप है, वो डीएनए पॉलीमरेज कराता है, उसका टैग पॉलीमरेज कहते हैं इस वाले केस पे। दिस एंजाइम यूज द जीनोमिक डीएनए
एज अ टेम्पलेट। ये जेनोमिक डीएनए को कैसे पढ़ते हैं, टेम्पलेट की तरह करते हैं। टेम्पलेट क्या होती है, उसे रीड करके दूसरा स्ट्रैंड बनाया जाता है। और एस्टैंड ओलिगोन्यूक्लियोटाइड प्राइमर टू ऑब्टेन अनदर स्ट्रैंड, ठीक है ना। ओलिगोन्यूक्लियोटाइड प्राइमर है, उसे एस्टेंड करता है, उसे बढ़ा देता है, लंबा कर देता है और डीएनए का स्ट्रैंड बना देता है। बाय रिपीटिंग दिस रिएक्शन मैनी टाइम्स, हम अब इसको 30 बार कराएंगे, 30 बार लिखा है बुक में, 30 बार रिएक्शन कराई जाएगी तो 1 बिलियन कॉपी मिल जाएगी डीएनए की। टैग पॉलीमरेज एंजाइम, ये डीएनए पॉलीमरेज, टैग पॉलीमरेज ये डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है जो ऑब्टेन करा जाता है फ्रॉम बैक्टीरियम थर्मस एक्वेटिक। एक ऑर्गेनिज्म का नाम है बैक्टीरियम थर्मस एक्वेटिक, इससे मिलता है टैग पॉलीमरेज। टैग पॉलीमरेज ये एंजाइम होता है, टैग पॉलीमरेज, ये थर्मली स्टेबल होता है हाई टेम्परेचर पे भी। कैन रजिस्ट डीनेचुरेशन, ये डीनेचर नहीं होता हाई टेम्परेचर पे ड्यूरिंग द स्टेप वाइल रिपीटिंग दिस रिएक्शन। अब रिएक्शन रिपीट होती रहेगी तो आप हर बार सुनने टैग पॉलीमरेज डालते रहोगे, एक बार डाला है वही रिपीट होता रहेगा। तो ये जब डीनेचुरेशन का प्रोसेस होता है, ये टैग पॉलीमरेज होता है, थर्मली स्टेबल है, ये आपका डीनेचुरेशन नहीं होता इसका। इंसर्शनल रिकॉम्बिनेंट ऑफ इंसर्शनल रिकॉम्बिनेट डीएनए इनटू होस्ट सेल और ऑर्गेनिज्म। रिसेप्ट सेल आर, ये एक बार से रिपीट हो रहा है दोबारा से, वो अब मैं बता चुका हूँ आपको। ये अब एक तरह से दोबारा से ओवरव्यू चल रहा है चैप्टर का, इसलिए रिपीट हुआ है यहाँ पे। रिसेप्ट सेल आर द मेड कॉम्पिटेंट, सच कॉम्पिटेंट रिसेप्ट सेल टेक अप डीएनए फ्रॉम सराउंडिंग, सेल को डीएनए लेना पड़ेगा सराउंडिंग से। एग्जाम्पल इकोली को हमने ग्रोन करा मीडियम हैविंग अ रिकॉम्बिनेंट डीएनए जीन फॉर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन टेक एम्प्लिसिलिन रेजिस्टेंट जीन और लूज इकोली दैट हैव अपटेक रिकॉम्बिनेंट डीएनए फ्रॉम सराउंडिंग विद वो आपने कोली को अपने सराउंडिंग में आए, आपने कोली को एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन के साथ रखा और आपने देखा कि अगर कोली ने जीन ले लिया है एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट वाला तो उसके पास एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट की ताकत आ गई होगी, ठीक है ना। उन्होंने नहीं लिया वाली कोली, उसके पास नहीं आएगी, तो हम इकोली को एम्पिसिलिन कंटेनिंग मीडियम में रख देंगे और इकोली विल बी एबल टू सर्वाइव। तो अगर इकोली बच गया तो उसके बाद रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, अगर इकोली नहीं बचा तो है ना, और इकोली बच गया तो क्या कह रहे हैं ट्रांसफॉर्मेंट बोलेंगे उसे, वो वाइल और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है, वो सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे। एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन एट द सेलेक्टेबल मार्कर इन दिस कंडीशन। obtaining foreign gene product. Aim of the almost all recombinant technology is to produce a desirable protein. सबका ही एम था, पूरी चलती हुई आ रही है रिकॉम्बिनेशन टेक्नोलॉजी का, इसका एम है कि हम एंड में डिजायरेबल प्रोटीन बनवा दें। सो आफ्टर द इंसर्शन द रिकॉम्बिनेंट डीएनए शुड बी एक्सप्रेस, तो आपने डाल दिया है सेल के अंदर रिकॉम्बिनेंट डीएनए, उन्हें कॉपी भी बनवा ली हैं, तो उसे अपने आपको एक्सप्रेस भी करना चाहिए। दिस एक्सप्रेशन ऑफ द फॉरेन जीन रिक्वायर्ड द अप्रोप्रिएट कंडीशन इन होस्ट सेल, ये एक्सप्रेस कभी करेगा रिकॉम्बिनेंट डीएनए, तब उससे क्या मिलेगी, अप्रोप्रिएट कंडीशन मिलेंगी होस्ट सेल के अंदर। रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन्स, इफ द प्रोटीन कोडिंग जीन इज एक्सप्रेस इन हेट्रोजिनस होस्ट, हेट्रोलोगस होस्ट के अंदर अगर आपका प्रोटीन कोडिंग जीन एक्सप्रेस कर रहा है, द सेल हैव अ क्लोन gene in interest may be grown on a small scale in laboratory condition to obtain a desirable protein which is purified later। अब कुछ क्या करते हैं, ऐसे रिकॉम्बिनेशन करा इन्होंने, सेल बनाया इन्होंने, क्या बना लिया, लेबोरेटरी में बना लिया। सेल हैव बीन क्लोन करे इन्होंने ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट के, मे बी ग्रोन इन स्मॉल, इसके छोटे स्केल पर बना लिए लेबोरेटरी कंडीशन में, उससे आपने प्रोटीन बनवा लिया और प्योरीफाइड करा लिया, उसके बाद में लेटर। कंटिन्यूस कल्चर सिस्टम कैन बी यूज फॉर प्रोड्यूसिंग हाई यील्ड ऑफ रिक्वायर्ड प्रोटीन, ये क्या करें, कंटिन्यूस कल्चर बना सकते हैं, ये यूज़ कर सकते हैं प्रोड्यूस करने के लिए हाई यील्ड ऑफ रिक्वायर्ड प्रोटीन को। इन सच सिस्टम फ्रेश मीडियम इज एडिड वन साइड, इस सिस्टम में क्या होता है, इस तरफ से आप फ्रेश मीडियम डाल रहे होते हैं टू मेंटेन सेल इन देयर मोस्ट फिजियोलॉजिकल एक्टिव एंड एक्सपोनेंशियल फेज में रहें, इसलिए डालते हैं हम यहाँ पे एक साइड से फ्रेश मीडियम, वो मोस्ट एक्टिव रहेंगे फिजियोलॉजिकल, क्योंकि उन्हें खाना मिलता जा रहा है तो प्रोटीन बनाते रहेंगे जल्दी जल्दी से, और एक्सपोनेंशियल फेज में रहेंगे वो।
वाइल यूज टू मीडियम टू ड्रेन आउट फ्रॉम अदर साइड। एक तरफ से मीडियम मान लो, इस तरफ से खाना जाया जा रहा है, इस तरफ से यहाँ से कबाड़ निकला जा रहा है। यहाँ पे आपके क्या है, सेल बैठे हुए हैं, वो प्रोटीन बनाए जा रहे हैं, जिसे कहते हैं बायो। अब ठीक है ना। फॉर प्रोड्यूसिंग वेरी हाई यील्ड ऑफ वन ऑफ डिज़ायरेबल प्रोटीन बायोरिएक्टर आर रिक्वायर्ड। अगर आपको प्रोड्यूस करना है बहुत तकरीब वेरी हाई यील्ड को प्रोड्यूस करना है और डिज़ायरेबल प्रोटीन की, तो आपको वहाँ पे बायोरिएक्टर की ज़रूरत पड़ेगी। बायोरिएक्टर क्या होते हैं? बायोरिएक्टर होते हैं आपके, बायोरिएक्टर आर द, शकल ही दिखा दूँ बायोरिएक्टर की, ये होते हैं बायोरिएक्टर आपके। ये भी एक बायोरिएक्टर है, ये भी एक बायोरिएक्टर है, ठीक है। ये आपका कर्व्ड शेप बायोरिएक्टर है, ठीक है ना। ये सिंपल स्टेयर टैंक है, इस स्प्रिंग स्टेयर टैंक बायोरिएक्टर है। यहाँ पे एसिड बेस पीएच कंट्रोल लगा हुआ है, यहाँ पे स्टीम और स्टेलाइजेशन लगी हुई है, मोटर लगा हुआ है, फोम बेकर लगा हुआ है, फोम ना बनने देगा है, वही फ्लैट ब्लेडर पंप लगा हुआ है, और ये लगा हुआ है आपका कल्चर बोर्ड। यहाँ पे ये दूसरा वाला है, ये स्प्रेड स्टेयर टैंक बायोरिएक्टर है ये। और दूसरा वाला सिंपल, ये पहला वाला कौन सा है? सिंपल स्टेयर टैंक बायोरिएक्टर है। इसके अंदर क्या है, इंक्रीज कर रहा है सरफेस एरिया फॉर ऑक्सीजन के लिए, ये टेढ़ा मेढ़ा बन के, और ये गैस एंट्रेनमेंट कर रहा है। बबल ड्रामेटिकली इंक्रीज कर रहे हैं ऑक्सीजन ट्रांसफर एरिया को, ठीक है। ये बायोरिएक्टर होते हैं ऐसे। इसमें अगर आपको बहुत तगड़ा प्रोटीन की यील्ड चाहिए तो आपको इनका यूज़ करना पड़ेगा। बायोरिएक्टर आर द वेरी लार्ज वेसल विद ऑलमोस्ट वॉल्यूम कितनी होती है, 100 से 1000 लीटर की वॉल्यूम होती है, इन विच रो मटेरियल बायोलॉजिकली कन्वर्ट हो जाता है प्रोडक्ट लाइक एंजाइम में। बायोलॉजिकली मतलब बाय द यूज माइक्रोबियल प्लांट एनिमल एंड ह्यूमन सेल। इन बायोरिएक्टर में ऑप्टिमम कंडीशन देनी पड़ती है, टेम्परेचर की, पीएच की, ऑक्सीजन की, सॉल्ट की, मिनरल्स की, विटामिन की और सबस्ट्रेट की। आर मेंटेन फॉर मैक्सिमम ग्रोथ, ये मेंटेन करा जाता है फॉर मैक्सिमम ग्रोथ के लिए। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ बायोरिएक्टर स्टीयरिंग टाइप बायोरिएक्टर होते हैं, स्टीयरिंग टाइप, उनमें स्टीयरिंग घूमता है, वो मोस्ट कॉमन बायोरिएक्टर्स हैं। स्टीयरिंग टैंक बायोरिएक्टर कहते हैं उन्हें हम। वर्किंग ऑफ स्टीयरिंग टाइप और स्टीयरिंग टैंक बायोरिएक्टर इज यूजुअली स्लेंडर होते हैं, ये कैसे होते हैं, यूजुअली सिलेंड्रिकल होते हैं, विद द कर्व बेस होता है, कर्व बेस होता है, सो द कंटेंट इन द बायोरिएक्टर शुड बी मिक्स प्रॉपर्ली। द स्टीयर्स होते हैं, परफॉर्म करते हैं मिक्सिंग एंड इंश्योर करते हैं अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन को। स्टीयर्स होते हैं, परफॉर्म करते हैं मिक्सिंग को और इंश्योर करते हैं कि ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी रहे थ्रू आउट द रिएक्टर में ऑक्सीजन भरी रहे। इंस्टेड ऑफ स्टीयरिंग एयर भी यूज़ हो सकती है, एयर कैन बी बबल इनटू रिएक्टर कंपोनेंट ऑफ स्टीयरिंग टाइप बायोरिएक्टर आर फॉर्म। क्या होते हैं? फ्लोविंग होते हैं, फ्लोविंग जैसे कि कह रहे हैं नीचे लिखे हैं, मतलब कंपोनेंट्स हैं स्टीयरिंग टाइप बायोरिएक्टर के, वो कौन कौन से हैं? एन एजिटेटर सिस्टम, एन ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम, एक होता है फॉर्म कंट्रोल सिस्टम, एक फॉर्म कंट्रोल सिस्टम है, एक टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम है, एक पीएच कंट्रोल सिस्टम है। सैम्पलिंग पार्ट टू एक्सट्रैक्ट द स्मॉल वॉल्यूम ऑफ कल्चर पीरियडिकली। सैम्पलिंग पार्ट में क्या होता है, थोड़ी थोड़ी देर में कल्चर लेते रहते हैं, स्मॉल वॉल्यूम लेते रहते हैं कि सब मामला अंदर सही चल रहा है ना पीरियडिकली। डाउन स्ट्रीम प्रोसेस क्या होते हैं? एज सुन एज बायोसिंथेटिक स्टेज इज कम्प्लीट, तब बायोसिंथेटिक से कम्प्लीट हो जाएगी, प्रोटीन सब बन गया आ गया, वो प्रोडक्ट को आप अंडर को करोगे, सीधी तक प्रोसेस से निकालोगे उस प्रोडक्ट को, बिफोर वो आप सेंड कर दो मार्केट के अंदर और फिनिश प्रोडक्ट बना दो उसे। उससे पहले आपको सीरीज ऑफ प्रोसेस से निकालना पड़ता है, उसका नाम होता है डाउन स्ट्रीम प्रोसेस। दिस प्रोसेस इज कलेक्टिवली टर्म एज डाउन स्ट्रीम प्रोसेस विच इंक्लूड सेपरेशन, प्योरिफिकेशन एक्सेट्रा। सुटेबल एडिड प्रिजर्वेशन डालते हैं, प्रिजर्वेटिव डालते हैं हम इसके अंदर, ऑल्सो एडिड, सुटेबल प्रिजर्वेटिव ऑल्सो एडिड। क्लिनिकल ट्रायल्स लेते हैं हम इसके कि नुकसान ना हो जाते, और ऑल्सो डन इन केस ऑफ ड्रग्स के केस में लेते हैं इन्हें। डाउन स्ट्रीम प्रोसेस एंड क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ प्रोडक्ट। डाउन स्ट्रीम प्रोसेस हो गया और क्वालिटी कंट्रोल हो गया, डिपेंड करेगा कि प्रोडक्ट कैसा है, उसके हिसाब से कराए जाएंगे। अब यहाँ पे डायग्राम यहाँ दिखा रखा है, टिपिकल एग्रोजेल इलेक्ट्रोफोरेसिस शोइंग द माइग्रेशन ऑफ अनडाइजेस्टिव सेट ऑफ फ्रेगमेंट।
यहाँ पे देखिए छोटी सी ये पॉजिटिव चार्ज की एनोड इधर है, तो छोटे वाले आगे चले गए, लार्ज वाले पीछे रह गए। ठीक है ना, उन्हें काटा होगा डिस्टेंस डिजाइन में, छोटे होंगे वो आगे आ गए। ये आपका दे रखा है वेक्टर इकोली क्लोनिंग वेक्टर PBr3। ये थी आपकी बाम H1 साइड, यहाँ पे टेट्रासाइक्लिक रेसिस्टेंजीन का। ये बाम H1 साइड, ये साल1 साइट है, ये बाम H1 साइट है, ये साल1 साइट है, और ये PVU सेकेंड है, और ये PST1 है, PVU1 है। ये इको R1 है, यारी साइड इको R1 ऊपर, यारी इको R1 हो गई, ये हो गई क्लेव1 हो गया, हिंड थर्ड। ये आ गया एम्पिसिलिन रेसिस्टेंजीन, टेट्रासाइक्लिक रेसिस्टेंजीन, और ये रोप। ध्यान रखना, इसका डायग्राम इंपॉर्टेंट है। ये हो गई आपका, ये डायग्राम हो गया। तब DNA के अंदर आपने सेपरेट करने के लिए रिमूव करा था, स्पूलिंग करा था, आपसे स्पून से निकाला था, इसमें चिलेट्रॉन डाली थी, इसका प्रेसिपिटेट बन गया था। ये तो मैंने आपको बता दिया। PCR का डायग्राम देख लीजिए एक बार सही से। ये डीनेचुरेशन को किस टेम्परेचर पर कर रहा है, 95 डिग्री टेम्परेचर है लगभग। ठीक है, 30 बार साइकिल कराओगे तो बन जाएगा। 3 स्टेप्स है डीनेचुरेशन, एलेनिन और एक्सटेंशन। ये तो मैंने ये भी बता दिया मैंने आपको। ये बायोरिएक्टर्स हैं, ये 2 तरीके के दे रखे हैं। एक दे रखा है आपको सिंपल स्टेयर टैंक बायोरिएक्टर याला, और ये स्टेयर टैंक बायोरिएक्टर। ठीक है, ये दे रखा है। ये आला है, सेकंड वाला बायोरिएक्टर है। इसमें आपके स्टेराइल एयर बबल्स स्प्रिंजर होते हैं। ठीक है, थैंक यू। मेरा नाम अमजद अली, चैप्टर यहाँ पे ख़त्म।